नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 8 को अपने पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा था कि गांव में लोग किस प्रकार के रहते थे, उनका जीवन कैसा होता था, किस प्रकार की उनकी व्यवस्था होती थी गांव की। तो उसके अंदर हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर और दक्षिण भारत में लगभग 3 प्रकार के लोग होते थे। हालांकि हमने जो नाम लिए हैं वो तमिल क्षेत्र के थे, ठीक है, लेकिन जो लोगों का प्रकार है, ठीक है, लोगों के प्रकार जो हैं के प्रकार वह लगभग हर एक क्षेत्र में समान थे। किस प्रकार से समान थे कि हर एक क्षेत्र में एक कोई बड़ा क्या है भूस्वामी अवश्य रहता था। साधारण जो हलवाई होते थे या थोड़ी मोटी ज़मीन वाले किसान अवश्य होते थे प्रत्येक क्षेत्र में, और प्रत्येक क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर या दास भी अवश्य होते थे। हालांकि उनको तमिल वाले क्षेत्र में वेलला और उणवार और केडिसियार और अदमी अवश्य कहते थे। तो चलिए नेक्स्ट इसके अलावा जो चीज़ें अपने बाकी रहती हैं इस कंसेप्ट के अंदर उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो होता था वह भोजक कहलाता था, ठीक है, कि गांव का प्रधान व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा, भोजक, ठीक है। अब भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ठीक है, यानी भोजक का पद क्या होता था, वंशानुगत पद होता था, ठीक है। एक ही परिवार के लोग इस पद पर लगभग कई वर्षों तक बने रहते थे, ठीक है, आनुवंशिक पद था यह। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ठीक है, यानी ग्राम भोजक यानी ग्राम प्रधान आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ठीक है। यानी दो चीज़ें अपने अभी तक क्लियर हो चुकी हैं। पहली तो कि कोई भी गांव हो, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत की व्यवस्था ये है। तो उत्तर भारत के अंतर्गत क्या था कि जो गांव का सबसे बड़ा पद होता था, गांव प्रधान का पद होता था, उसको बोलते थे ग्राम भोजक। और ग्राम भोजक के पद पर कौन बैठता था भाई, ग्राम प्रधान के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी। भूस्वामी का मतलब क्या होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, भूस्वामी का मतलब ज़मीन का मालिक। तो सबसे बड़ी ज़्यादा ज़मीन जिसके पास थी वह ग्राम भोजक बनता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ठीक है। ये खुद बड़े ज़मीन वाले ज़मींदार आदमी हैं, तो इनकी ज़मीन पर अवश्य ही स्वाभाविक बात है कि ज़मींदार के इस ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा कर वसूलने का काम भी इन्हें ही सौंपते थे, ठीक है। ग्राम भोजक के कार्य, इनके क्या क्या कार्य रहते थे। पहला कार्य राजा के आदेशानुसार कर वसूलना, यह इनका पहला कार्य रहता था गांव में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। दूसरा, ग्राम स्तर पर न्यायाधीश यानी जज के न्यायाधीश का कार्य भी यह करते थे ग्राम स्तर पर, ठीक है, क्योंकि गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति यही थे।
सबसे बड़ा पद इनके पास था, तो न्यायाधीश के रूप में भी यही काम करते थे। और तीसरा कार्य कभी कभी पुलिस का कार्य भी यही करते थे। यानी पुलिस का कार्य के अंतर्गत क्या हो गया, सुरक्षा प्रदान करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस के कार्य यह रहते थे, तो उनका कार्य भी यह करते थे। ठीक है, यानी ग्राम भोजकों की यह कार्य होते थे। इसके अलावा गांव के अंदर क्या है, स्वतंत्र किसान भी होते थे। स्वतंत्र किसान, स्वतंत्र किसान का मतलब क्या हो गया, कुछ तो ऐसे थे जो इनकी ज़मीन पर काम करते थे, वो तो क्या थे, दास या मजदूर होते थे, और कुछ होते थे स्वतंत्र किसान। अब स्वतंत्र किसान होते थे, उनको क्या कहा जाता था, गृहपति। स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, गृहपति। ठीक है, जिनकी स्वयं की ज़मीन होती थी, और इनमें ज़्यादातर क्या होते थे, छोटे किसान होते थे। ठीक है, छोटे किसान। स्वतंत्र किसान होते थे जो छोटे होते थे ज़्यादातर तो, और इनको क्या है, गृहपति कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें दास या कर्मकार कहते थे। जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी, वह क्या कहलाते थे, दास या कर्मकार। ठीक है, मजदूर या दास या कर्मकार कहलाते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर खेती करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में क्या है, जो अन्य लोग होते थे, अन्य लोग, उनके अंतर्गत क्या आते थे भाई, सुनार, लोहार, सुनार है, लोहार है, कुम्हार, उस समय तक सोने का यूज़ नहीं हुआ इतना ज़्यादा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। कुम्हार, बढ़ई या फिर बुनकर, बुनकर जो कपड़े को बुनते थे। ठीक है, बुनकर जैसे लोग, ऐसे क्या है, ये सारे क्या कहलाते थे, शिल्पकार। ये सारे लोग शिल्पकार कहलाते थे। ठीक है, तो यह उत्तर भारत के अंतर्गत ग्रामीण जीवन का एक आधार या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं, जिसमें जो गाँव का प्रधान होगा, प्रधान व्यक्ति, वह क्या होगा, भोजक होगा। ठीक है, जिसका पद क्या होता है, लगभग वंशानुगत होता है। तो साधारण सी बात है, सबसे ज़्यादा ज़मीन पिता के बाद पुत्र को मिलती थी, तो उसके अनुसार वंशानुगत पद होता था। ग्राम भोजक या ग्राम प्रधान जो होता था, वह सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, उसी को चुना जाता था। ग्राम भोजक के कार्य होते थे 3 प्रकार के। एक तो राजा के अनुसार, आदेशानुसार कर वसूलना। ठीक है, दूसरा न्यायाधीश का कार्य करना ग्राम स्तर पर, और तीसरा पुलिस का कार्य यानी सुरक्षा प्रदान करना या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद स्वतंत्र किसान जो थे वह गृहपति कहलाते थे, जिनकी क्या है, ज़मीन जिनके पास थोड़ी मात्रा में होती थी, इसी कारण इनको छोटे किसान भी कहते थे। ठीक है,
जिनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी वो कहलाते थे दास या कर्मकार, ठीक है, या मज़दूर कह सकते हैं। और इसके अलावा जो गांव में अन्य प्रकार के जो लोग होते थे वो अपनी आजीविका के लिए शिल्पकारी का कार्य किया करते थे, जो जिनमें शिल्पकार बढ़ई, लोहार या कुम्हार या बुनकर आदि शिल्पकार गांव में रहते थे। तो यह ग्रामीण जीवन था या गांव में इस प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइंट पर, नगर के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारा गांव का कंसेप्ट हो गया। नगर के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे यात्रा विवरण, या फिर मूर्तिकलाएं, पुरातत्व, ठीक है, या फिर उस समय की चल रही हुई कहानियाँ, ठीक है, कहानियों को भी पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है, एक चीज़ पढ़ लेते हैं, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या थी उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को कहा जाता है संगम साहित्य, संगम साहित्य, ठीक है। संगम साहित्य जो था, इनकी रचना क्या है, लगभग 2300 वर्ष पहले की गई, 2300 वर्ष पूर्व रचित, ठीक है। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। और इनको संगम क्यों कहा जाता है, ठीक है, संगम साहित्य क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि जो मदुरई के अंदर जो टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ कवियों का सम्मेलन हुआ करता था और वहीं से क्या है, इनका संकलन किया गया है। तो गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य से लिए गए हैं। यानी गांव में रहने वाले जिन नामों को हमने पढ़ा था, जैसे जो बड़े भूस्वामी थे उनके लिए हमने पढ़ा था वेलल्ला, हलवाहों के लिए उणवार, दासों के लिए कडेसियार। तो ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं, संगम साहित्य से ये नाम प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपने नगरों के बारे में। तो नगरों के बारे में एक नाम आता है बुक में, जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं क्या हैं? आमतौर पर आम लोगों में प्रचलित कहानियाँ होती हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलन किया गया था इनका, ठीक है। आम लोगों की, जनसाधारण की यह कहानियाँ होती थी, ठीक है। जैसे अपने क्या है, एक निर्धन की कहानी को पढ़ते हैं, एक जातक कथा की कथा पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, एक निर्धन व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है, धनी हो जाता है,
रिच हो जाता है। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। तो कहाँ जो इसके अंतर्गत वर्णन दिया गया है उसके अनुसार पता चलता है कि किसी गांव में, किसी शहर में क्या है, एक निर्धन व्यक्ति था, गरीब लड़का था। तो उसके पास क्या है, मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था, यानी बिल्कुल गरीब था, एक पैसा तक नहीं था उसके पास। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस मरे हुए चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले के पास एक बिल्ली थी और उसको बेच दिया। ठीक है, अब इस कहानी में क्या है, धीरे धीरे वह लगातार बहुत सी चीज़ें बेचता जाता है और धीरे धीरे फिर उसके पास क्या है, पैसे इकट्ठा होते रहते हैं। फिर वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है और आगे चलकर क्या है, इसी प्रकार की कहानी के आधार पर उसको क्या है, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। तो इन जातक कथाओं का अर्थ क्या रहता है? इन जातक कथाओं का अर्थ लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त देना, जो आम तौर पर जनता के द्वारा एक दूसरे को सुनवाकर ऐसा किया जाता है, जैसे नानी की दादी की जो कहानियाँ होती हैं उसी प्रकार का। तो इन जातक कथाओं का विशेष महत्व रहता था लोगों के जीवन में। यानी हमने इस चैप्टर में क्या स्टार्ट किया था, जन साधारण के लोगों की जीवन के बारे में पढ़ना शुरू किया था इस चैप्टर में, कि इतिहास में कि जो जन साधारण लोग थे, नॉर्मल लोग थे, राजा महाराजा नहीं थे, उनका जीवन कैसा था। तो उनमें क्या है, इस प्रकार की कहानियाँ प्रचलित थी ताकि एक दूसरे को वह सुनाकर आगे से आगे इस प्रकार की परंपरा को बढ़ाकर ज्ञान को कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो यह जातक कथाओं की बातें रहती हैं। उसके बाद जो मूर्तिकला है, वास्तुकला है, या जो निर्माण किया गया था शहरों के अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन में हमें कुछ अन्य स्रोतों से पता चलता है कि शहरों, गांव या फिर जंगल हो, उन सब की जुड़ी घटना जो है मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। यानी पुराने समय की जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए मूर्तिकला क्या है, एक विशेष प्रकार का साधन सामने बनकर आता है। क्योंकि क्या है, जो मूर्तिकार थे वो कला के द्वारा उनको उकेरते थे। और इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो ऐसी इमारतों की रेलिंगों, खंभों पर, प्रवेश द्वारों पर बनी रहती हैं, जिससे क्या है, वो एक प्रकार की जीवन श्रृंखला सामने लाती हैं, जो क्या है, गांव या शहर या पुराने समय के थे, जो आज क्या है, एक पौराणिक स्थल के रूप में बनकर रह गए हैं। उनके मंदिरों को, उनके भवनों को, उनके प्रवेश द्वारों को देखते हैं तो उनमें उस प्रकार की कलाकृतियाँ अपने को देखने को मिलती हैं और उसी से क्या है, पुराने जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ लोग जो थे वो किस प्रकार से रहते थे। तो शहर महाजनपदों की राजधानी जैसे थे, जो और कुछ शहरों के परकोटों से घिरे हुए थे। तो अनेक शहरों में क्या है, वल्य कूप मिलने हैं। ठीक है, वल्य कूप, ये वल्य कूप भी क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए काम में आते थे, जैसे गुसल खाने के लिए, नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए, नाली, कूड़ेदान, जल निकासी, हेतु। ठीक है, इनका विवरण मिलता है। ये क्या है, वल्यकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाज़ारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, संभवतः क्योंकि आम घरों के जो लोग थे वो कच्ची मिट्टी से या लकड़ी से घर बनाते थे, जो क्या है, धीरे धीरे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और ख़त्म हो चुके होंगे। प्राचीन शहरों से पता चलता है कि नाविक यात्रियों के विवरण बहुत ही काम में आते हैं, जिसमें क्या है, एक नाविक यात्री जो है यूनान का, उसका विवरण हमारे लिए उपयोगी रहता है। तो वो बताता है, पहली चीज़ बैरीगाजा, बैरीगाजा, या जिसका नाम क्या है, भरूच। भरूच क्या है, ये बैरीगाजा जो है वो यूनानी नाम है किसके लिए, भरूच के लिए। ठीक है, तो बैरीगाजा यानी भरूच क्षेत्र के बारे में वह बताता है। भरूच जो क्षेत्र है वह बता दूं मैं आपको कि खंबात की खाड़ी के पास है। खंबात की
खाड़ी के समीप क्षेत्र है गुजरात के अंदर। आज का जो गुजरात है उसके पास खंबात की खाड़ी है, वहाँ पर यह क्षेत्र मिलता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो राजा है उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उपहार इस क्षेत्र से उनके पास, राजाओं के पास पहुंचते थे, यानी यह क्या बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र रहता है उस समय का, इस क्षेत्र से, यानी एक बंदरगाह का कार्य करता था यह क्षेत्र। इस क्षेत्र से राजा तक वहाँ जो चीज़ें पहुँचती थी उनके बारे में वह बताता है। चांदी के बर्तन हैं या अच्छी शराब है, उत्कृष्ट महीन कपड़े हैं, ये राजाओं तक वहाँ पहुँचते थे। इसके अलावा बैरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं, हाथी दांत है, गोमेद है, कार्नेलियन है, सूती कपड़ा है, रेशम है तथा इतर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, यानी बैरीगाजा से आयातित वस्तु और निर्यात की गई वस्तु। आयातित वस्तु के अंतर्गत क्या होता था, शराब, तांबा, टीन जो क्या है, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, शीशा, मूंगा, पुखराज वगैरह क्या है, ये कीमती पत्थर हैं। पुखराज या कपड़े, सोने चांदी के सिक्के, ये वहाँ से लाया जाता था। इसके अलावा निर्यात की गई वस्तुएं जो होती थी वो जड़ी बूटियाँ थी, या फिर हाथी दांत, गोमेद। ठीक है, इसके अलावा कार्नेलियन, सूती कपड़ा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जैसे इत्र या फिर रेशम आदि चीज़ें जो हैं वो निर्यात की जाती थी। ठीक है, यह यानी एक प्रकार से उपयोगी बंदरगाह था। क्या था यह? बंदरगाह। तो इस प्रकार के जो लोगों के यात्रा विवरण हैं उनसे भी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है उन क्षेत्रों के बारे में, और उनके द्वारा जो कुछ आयात निर्यात होता था या फिर उस समय के व्यापार के तरीक़ों के बारे में पता चलता है। व्यापार कितना समृद्ध था उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं, जो पॉइंट रहता है अपना वह होगा सिक्के। सिक्कों में क्या है, उस समय के जो सिक्के प्रचलित थे उनको कहते हैं आहत सिक्के। आहत इस सिक्के इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको क्या है, पहले जो चादर होती थी धातु की उसको गर्म किया जाता था और उसके बाद उनको ठप्पा लगाकर उनको क्या है विशेष आकृति दी जाती थी, यानी मोहर जैसे लगाते हैं। इसी कारण इनको क्या है आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, आहत सिक्के जो थे वो करीबन 500 सालों तक चलते रहे, साल तक इनका उपयोग होता रहा। ठीक है, चांदी तांबे सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इनको आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, तो
आहत सिक्के, चांदी, तांबे आदि पर आहत करके बनाए जाने के कारण इनको आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, अब आहत सिक्के क्या है, सामान्य का तौर पर क्या होते थे, या तो आयताकार होते थे या वर्गाकार होते थे, यानी इनके आकार भी क्या है थोड़े अलग अलग प्रकार के होते थे, या फिर गोल भी होते थे भी। ठीक है, 3 प्रकार की थी। अब क्या है, धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाएँ बनाए जाते थे। ठीक है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काट लिया जाता था, चाहे वो आयताकार थे चाहे गोल तरीके से काटा जाओ। ठीक है, अलग अलग तरीके से उनको चादर से काट लिया जाता था। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर क्या है, कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। ठीक है, यानी ठप्पा लगाकर उनसे चिन्ह बनाए जाते थे। जैसे ये मैं ठप्पा बनाकर, इसको दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ, लेकिन ऐसे ठप्पा लगाकर, मतलब वो धातु से ठप्पा लगाते थे, हाथ से नहीं लगाते थे। ठीक है, भारी धातु से ठप्पा लगाकर उनको आहत करके बनाया जाता था, इसी कारण इनको आहत सिक्के कहते हैं। और आरंभिक सदियों में क्या है, इनका प्रचलन था। ठीक है, तो विनिमय के अन्य भी साधन थे। विनिमय के अन्य साधन, यानी एक तो जो है व्यापार विनिमय में क्या है, कोई चीज़ खरीद कर उसके बदले सिक्के दिए जाते थे, धन दिया जाता था। और एक प्रकार यह रहता है कि कुछ चीज़ों की वस्तु विनिमय होता था, यानी वस्तु देकर उसके बदले वस्तु ली जाती थी। जैसे एक प्रकरण के उदाहरण के अनुसार मिलता है कि सफ़ेद धान जो होता था उसके बदले में वो क्या है, नमक खरीदते थे। ठीक है, तो सफ़ेद धान के बदले नमक है, या अपनी उपयोगी वस्तु जो उनके पास वस्तु होती थी उसके बदले जो इनको ज़रूरत जिस वस्तु की होती थी उस वस्तु का उपयोग करके वो क्या है, वस्तु का विनिमय भी करते थे। ठीक है, यानी एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु, ठीक है, वस्तु विनिमय कहलाता था। तो पैसे देकर भी व्यापार होता था, और इसके अलावा वस्तु को एक दूसरे में बांटकर भी क्या है, व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो यह व्यापारियों के द्वारा प्राप्त कुछ जानकारियां हैं सिक्कों के बारे में और वस्तु विनिमय के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है अपना, वह है नगर और उसमें होने वाली अन्य गतिविधियाँ, यानी अन्य कौन कौन से कार्य नगरों के अंतर्गत होते थे, उनको क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नगरों के अंतर्गत अन्य किस प्रकार के कार्य होते थे, या नगर किस उपयोगिता के कारण वह इतने प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो जो अन्य अलग अलग प्रकार की उपयोगिताएं थी नगरों की, उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक का जो आहत सिक्कों के बारे में या अन्य गाँवों के बारे में जो पढ़ा है उसको आप रिपीट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।